दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का और मैं हूं आपके साथ संजय मग्गू। प्राइम टाइम में आज जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें सबसे प्रमुख जो खबरें हैं उनमें एक है हरियाणा की राजनीति, जहां बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन को लेकर रार है, तो वहीं कांग्रेस का जो आपसी अंतर्कलह है वो थमने का नाम नहीं लेती। विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ आगे। और अगली खबर जो होगी उसमें चर्चा करेंगे आपसे हम कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आपातकाल के खिलाफ किसी समय जिस पार्टी यानी कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हुई थी, आज उसी कांग्रेस के साथ वो समाजवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और तीसरी जो आपसे हम चर्चा करेंगे वो ये है कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन होना है, जिसे महागठबंधन का नाम दिया जा रहा है, जो एक नए नाम के लिए सहमत भी हो रहे हैं, उनकी गतिविधियां भी इस समय तेज हैं। तो प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उन सुर्खियों पर जो आज देश और विदेश में बनी हुई हैं। पहली खबर जो वो ये है कि मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नोडल से सम्मानित हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा के बाद रविवार की देर रात प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट आए। और दूसरा ये है कि रह रहकर जो आसमानी आफत है, यानी कि जो बारिश हो रही है वो राहत नहीं आफत बन रही है। 24 घंटों में 5 राज्यों में 16 लोगों की मौत हुई है बारिश के चलते, और पहाड़ी इलाकों में तो इस समय बहुत बुरा हाल है। और तीसरी खबर जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के अंदर जो हिंसा चल रही है, हिंसा और तनाव के बीच महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। महिलाओं ने चक्का जाम किया है और जरूरी सामान की सप्लाई रोक दी है। और चौथी खबर में दिल्ली में 10% तक बिजली के रेट बढ़ सकते हैं, जिन्हें DERC यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मंजूरी दे दी है। और एक खबर पहलवानों से जुड़ी हुई कि जहां की पहलवानों ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने जो प्रदर्शन था, धरना था, उस पर रोक लगा दी, उस पर विराम लगा दिया है। और पहलवानों ने एक अपना संदेश जारी कर कहा है कि सरकार ने जो वादा किया था अब उन वादों का इंतजार है, और आगे पहलवान जो हैं अपनी लड़ाई अदालती यानी कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों खबरें तो बहुत हैं, लेकिन प्राइम टाइम में हम जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें है राजनीतिक खबरें जो चारों ओर माहौल में घुली हुई हैं, और माहौल आम और खास के तेवर कलेवर सब राजनीति और राजनीति हो रहे हैं। तो प्राइम टाइम में बात शुरू करते हैं राजनीति की ही, और पहली बार शुरुआत करेंगे आपसे हरियाणा की राजनीति से। हवाओं में शोर है कि भाजपा और जसपा गठबंधन के बीच कुछ चल रहा है। इस गठबंधन में क्या चल रहा है, इस पर मैंने आपके साथ पिछले कई एपिसोड्स में आप चर्चा की है, जिनमें हमने आपको बताया कि ये गठबंधन कितना चल सकता है या गठबंधन में क्या नया हो सकता है। लेकिन आज आपसे हम चर्चा करेंगे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की राजनीति की, कि कांग्रेस के अंदर जो उठापटक है, कांग्रेस के अंदर जो रस्साकशी है, कांग्रेस के अंदर जो नेताओं का तनाव का माहौल है वो घटने का नाम नहीं लेता। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आने वाले आम चुनाव के लिए यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए और उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए भव्य गौरवशाली भारत रैलियां कर रही है, मैदान में अपनी पकड़ बना रही है, लोगों के बीच जा रही है, वायदे हो रहे हैं नए नए, और लोगों को जन सुविधाओं के नाम पर जन संवाद किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेसियों का स्यापा है ये मुकने का नाम नहीं लेता। कभी राजस्थान तो कभी छत्तीसगढ़, कभी हिमाचल तो कभी हरियाणा। आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि कांग्रेसियों की जो आपसी रार है पिछले 9 साल से ये थमने का नाम नहीं लेती। कांग्रेसियों को काबू में रखने के लिए, इनके झगड़े को रोकने के लिए पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने, जो उनके बहुत नज़दीकी हैं, दीपक बावरिया गुजरात के रहने वाले हैं, उनको हरियाणा और दिल्ली का कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया। शनिवार को कांग्रेस की पहली बैठक हुई चंडीगढ़ में दीपक बावरिया के प्रभारी नियुक्त होने के बाद, और उस पहली ही बैठक में कांग्रेसियों की गुटबाजी का जो नमूना सामने आया उसको देखकर दीपक बावरिया भी सोच रहे होंगे कि इनको सुलझाना कितना मुश्किल है। बैठक के अंदर कुमारी सैलजा मीटिंग हॉल से बाहर निकली। रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य नेताओं के गुट अपने अपने नेता के लिए नारेबाजी करते दिखे, और ऐसी फूट में लूट ना हो तो क्या हो, खुद प्रदेश प्रभारी को ये हिदायत देनी पड़ी, अपील करनी पड़ी कि भैया शांति बनाए रखो, एकजुटता बनाए रखो। और पार्टी के संगठन में कितनी शक्ति है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में बड़े नेताओं की भी जो रस्साकशी है वो सामने आ रही है।
एक तरफ सैलजा गुट था और दूसरी तरफ हुड्डा गुट। दोनों गुटों के बीच नारेबाजियां हुई, दोनों गुटों के नेताओं ने एक दूसरे की टांग खिंचाई की। वैसे देखा जाए तो गुटबाजी कोई नई नहीं है, काफ़ी लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस में ये तनातनी लगातार चली आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2019 में जब कांग्रेस को प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा तो उस समय अशोक तंवर, क्योंकि वो पहले ही साइड हो गए थे, उनके स्थान पर कुमारी सैलजा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इनकी कभी भूपेंद्र हुड्डा से बनी ही नहीं, यानी कि जैसे ना तंवर साहब की बनी थी वैसे ही सैलजा की भी नहीं बनी। और कई बार सैलजा ने हुड्डा साहब पर आरोप लगाए कि उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में हुड्डा गुट की तरफ से यानी कि हुड्डा के समर्थक नेताओं की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता। और कुछ ऐसे ही आरोप पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई ने भी हुड्डा पर लगाए थे। कुलदीप बिश्नोई हालांकि आज भाजपा में जा चुके हैं, लेकिन जब बात राजनीति की चल रही है तो कांग्रेस के 9 साल की राजनीति की बात भी होगी। कुमारी सैलजा जो हैं वो हुड्डा से गर्मा गर्मी कई बार उनकी हुई हुड्डा गुट के साथ में। और हुड्डा गुट के नज़दीकी कहे जाने वाले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, जब से उन्हें कांग्रेस की बागडोर दी गई तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है कि पिछले साल कुलदीप बिश्नोई और हुड्डा में जो तनातनी शुरू हुई थी और उसके बाद जब उदय भान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे नाराज होकर कुलदीप बिश्नोई घर बैठ गए। कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, समय नहीं मिला तो कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ दी, यानी कि कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। और इस समय कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र जो हैं आदमपुर में उपचुनाव लड़के विधायक हो गए और अब कुलदीप बिश्नोई भाजपा की राजनीति में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की, तो इस समय कुछ वैसा ही कांग्रेस के अंदर हो रहा है कुमारी सैलजा के साथ। हुड्डा गुट से सैलजा की जो ठनी हुई है, जिसके चलते कुमारी सैलजा मीटिंग से भी बाहर चली गई। हालांकि बाद में उन्होंने यह कहकर इस बात को टाल दिया कि वे कुछ अन्य कारणों से बाहर गई थी। पार्टी नेताओं के बीच कलह जैसी कोई बात नहीं है, ये सैलजा ने कहा है, लेकिन राज्य में प्रभावी गुट और कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच जो 36 का आंकड़ा है उसको प्रदेश के अंदर जो खासकर सियासत में रुचि रखते हैं वो सब जानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के गुट में इस समय जो हुड्डा गुट है उसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं। सिर पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं। जाहिर सी बात है कि पार्टी ताकतवर गुट को खफा करने का जोखिम नहीं उठाएगी। हालांकि पार्टी में जो आंतरिक कलह चली आ रही है, जो तनातनी है, इस तनातनी और आंतरिक कलह के ताने बाने को ठीक करने के लिए कांग्रेस ने बावरिया को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया। और उनकी पहली ही बैठक में पार्टी के संगठन में कितना दम है वो दूध का दूध और पानी का पानी की तरह सामने आ गया। सामने ये भी आ गया कि आखिर कांग्रेस के नेताओं की आपस में कितनी बनती है और कांग्रेस के नेता आपस में कितने दूर तक इकट्ठे साथ चल सकते हैं। दुखद बात यह है कि बावरिया की नसीहतों और हिदायतों का भी पार्टी के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। जो स्थिति है वो ये बताती है कि हरियाणा कांग्रेस खुद टुकड़े टुकड़े बंटने के लिए तैयार है। कहना जो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति पार्टी की किसी भी तरक्की का बंटाधार करने के लिए काफ़ी है। हरियाणा कांग्रेस में जो दिग्गज नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, कुमारी सैलजा हैं, उदय भान हैं। हालांकि उदय भान जी तो हुड्डा के साथ हैं, लेकिन फिर भी सबके अपने अपने गुट हैं, सबके अपने अपने समर्थक हैं। और इसके बाद जब आप जिला लेवल पर जाएंगे तो वो राजनीति और कहीं आगे बढ़ जाती है। और इन सबके बीच इन सबके गुटों के नेता और इनके सबके समर्थक अपने नेताओं की जय जयकार करते हैं, चाहे बैठक कोई भी हो रही हो। और इसका नज़ारा इस बार जब बावरिया साहब पहली बैठक लेने आए तो उन्होंने देख ही लिया। अब ऐसे में तो यही कहना बनता है ना कि वास्तविकता पर भी कांग्रेस को पूरे संगठन को इकट्ठा करने की जरूरत है और विपक्ष के साथ यानी कि जो महागठबंधन की बात चल रही है उसके साथ संगठित होने से पहले जरूरी ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पहले खुद अपने घर में इकट्ठे हो जाएं, खुद को संगठित कर लें। आज कांग्रेस आला कमान को जरूरत है इस तरफ ध्यान दें और ये दरकार है, क्योंकि भले ही पूरा विपक्ष एक हो जाए लेकिन अगर घर में ही फूट होगी तो भला संगठन की शक्ति कैसे साबित होगी। हालांकि पार्टी सभी राज्यों में बिखरी बिखरी शख्सियतों को जोड़ने के लिए इस समय जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हरियाणा कांग्रेस में जो धमाक चौकड़ी मची हुई है, जैसी गुटबाजी देखी जा रही है, वो चुनाव में पार्टी के लिए संकट खड़ा कर सकती है। इसके साथ ये बात भी जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट भी पूरी तरह मजबूत है और अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए है। इनकी अनदेखी पार्टी नहीं कर सकती, ये भी लगभग तय है। लेकिन प्रदेश के अंदर पार्टी में फैले हुए गुट को देखते हुए, यानी कि जो गुटबाजी का रायता है, इसको समेटना कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी
बाबरिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखते हैं क्या होता है आगे, कि ये मिले सुर मेरा तुम्हारा के सर पर चलेंगे और या फिर मेरी डफली और मेरा राग खुद हलपाते रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस को 2024 में कहां तक लेके जाती है। 2024 की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, संगठन, पार्टी, सरकार सबको मैदान में झोंके हुए है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता को लेकर जो बातें चल रही हैं, उसके बीच में विपक्षी नेताओं को इमरजेंसी की बातें भी याद दिला रही है। आपने सुना होगा, क्योंकि आज 26 जून है, आज ही के दिन 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। आपने वो बयान सुने होंगे भाजपा के बड़े नेताओं के, जिनमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश में आपातकाल की जननी रही है। तो भाजपा के नेताओं का कहना है कि जिस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने कभी देश में आपातकाल लागू किया था और उस आपातकाल के खिलाफ तमाम समाजवादी नेता, समाजवादी पार्टियों के लोग इकट्ठे हुए थे, आज वो सभी नेता उसी कांग्रेस के साथ जाने किस लालच में हाथ मिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब इस बात को कह रहे हैं तो उन पर पलटवार विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल था उसके तुलना की है आज जो मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उन्होंने कहा है कि वो आपातकाल था, ये आफतकाल है। मीडिया से बातचीत करते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पहले आपातकाल को दूर किया था, अब आफतकाल को दूर करेंगे। वो कहते हैं कि इस वक्त सबने राजनीति भूलकर देश, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए इकट्ठे होने का प्रयास किया है और आज आफतकाल में उस वक्त से ज़्यादा खतरनाक स्थिति है जो आपातकाल में थी। विपक्ष के नेता कहते हैं कि देश खतरे में है। उस समय संविधान स्थगित हुआ था, लेकिन आज तो संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। वैसे जगदानंद के बयान से ठीक पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किया कि देश की स्थिति आज इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक है। ललन सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा की खिलाफत करने वालों को सरकारी एजेंसियों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है। पहले हम देश को बचाने के लिए एकजुट हुए थे और आज भाजपा की तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष के इस एकजुट कार्यक्रम की चर्चाएं तो खूब हैं। अगली मीटिंग भी तय है कि जुलाई के पहले पखवाड़े में यानी कि 10-12 जुलाई की उम्मीद है कि शिमला यानी कि हिमाचल की वादियों में विपक्ष के लोग इकट्ठे होंगे। उम्मीद है रंग भी हरा होगा, लेकिन अगर भविष्य में झांके तो टूटी टूटी इस एकजुटता में दम कितना होगा, खासकर तब जब हर पार्टी अपनी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़कर एकजुटता में शामिल हो रही है। कल जब यह गठबंधन सफल हुआ तो मान लीजिए उस समय स्थिति क्या संतोषजनक होगी या आज से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। वैसे कुछ स्थितियों को पूर्वाभास वास्तविक स्थिति का आभास नहीं करा पाता। स्थिति आती है तो शांति और विपत्ति मालूम पड़ती है। जैसे विपत्तियों के दौर में इस समय मणिपुर गुजर रहा है और दुखद बात यह है कि सरकार अभी तक स्थिति को काबू करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। 2 महीने बीत चुके हैं, एक लंबा समय है। इसी प्रदेश में जारी हिंसा और इस प्रकार के बेकाबू हालातों पर नियंत्रण लगाने में सफल ना हो पाना कई सवाल भी खड़े करता है और ऐसे ही तमाम सवालों की बौछार इस समय सरकार पर लगातार विपक्ष कर रहा है। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक भी की थी और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। उस बैठक में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को मणिपुर की मौजूदा हालात की जानकारी भी दी है। बताते हैं कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि गृह मंत्री की निगरानी में सरकार की ओर से की गई कोशिशों के बाद प्रदेश में हिंसा काफ़ी हद तक काबू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि 13 जून के बाद से मणिपुर में हिंसा में कोई जान नहीं गई। लेकिन सवाल तो ये है और जो विपक्ष कर रहा है और वो सवाल लाजमी है कि देश का एक शांत हिस्सा 2 महीने से जल रहा है और सरकार अब तक इस मसले को सुलझाने में आखिर कामयाब क्यों नहीं हो पाई। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर भी इस तरह के कटाक्ष किए और इन तमाम सवालिया तीरों के बीच केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा, हिंसा और विवाद पर पूरी तरह से विराम क्यों नहीं लग रहा। हालांकि संकेत शुभ हैं कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 13 जून के बाद कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन सचमुच बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा शांत कब होगी। सवाल ये भी बड़ा है कि तमाम विपक्ष भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो ऐसे में भाजपा बिखरे एकजुट होते विपक्ष से सामना करने के लिए कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करेगी।
वैसे सामना से याद आया कि उद्धव ठाकरे के संपादकीय सामना में भी पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है कि पटना में वैगनार ग्रुप ने यही तय किया है कि पुतिन की तरह मोदी को भी सत्ता से हटना पड़ेगा। अब जब बात वैगनार ग्रुप की आई तो आपको बता दूं कि रूस में वैगनर ग्रुप नाम की सेना पुतिन ने तैयार की थी। सामना में इसी की तुलना भाजपा के खिलाफत करते नेताओं और पार्टियों से की गई है। यानी कि क्योंकि इस जो गठबंधन में अगर जो महागठबंधन हो रहा है उसमें कई पार्टियां ऐसी हैं जो भाजपा के साथ एनडीए में शामिल रही हैं। सामना में लिखा गया है कि सत्ता में बरकरार रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को अपनी हिफाजत के लिए खड़ा कर लिया है और कल यही लोग मोदी और शाह की पीठ पर वार करेंगे, जैसे पुतिन के मामले में हुआ है। पुतिन हो या मोदी, इन्हें बगावत का सामना करना पड़ेगा, ये सामना में लिखा है। और सामना में शाह के विपक्ष की फोटोग्राफी वाले बयान पर भी हमला बोला गया है और उसमें लिखा गया है कि देश में फोटो प्रेमी कौन है, यह 140 करोड़ जनता प्रतिदिन देखती है। फोटो या लोकप्रियता के आड़े आने वाले अपने ही नेताओं और मंत्रियों को कैसे ढकेलकर दूर किया जाता है, ये सामना ने कई तंज किए हैं भाजपा के नेताओं पर। खैर, ये राजनीति है और ये सब राजनीति के रंग हैं। राजनीति में तमाम वार पलटवार, गठबंधन, बैठक और इस प्रकार के वाकये चलते हैं। और क्योंकि अब 2024 नज़दीक है और 2024 का फैसला जनता करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनेगी। दोनों तरफ से राजनीतिक दल यानी कि भाजपा समर्थक और विपक्ष के लोग आमने सामने अपनी हथियारों को पहना करके तैयार हैं। राजनीति की इतनी शाखाएं हैं जिनको कि चंद मिनट की बातों में समेटा नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि हम प्राइम टाइम में रोज आपसे मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ दबे छिपे और खास मुद्दों के साथ जिन पर होगी साफ सुथरी और सुलझी हुई बातचीत। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।